भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। बाबा रामदेव, एक दौर था जब ये टीवी पर योग सिखाते थे। रिसर्च कर रहे हैं हमने एक एक योग की क्रिया पर कि एक बार श्वास लेते हैं। लेकिन आज संसद के बाहर, अदालत के कटघरे में, बाजार के बोर्डरूम में और सत्ता के दरबार में बराबर की दखल रखते हैं वो शख्स जिसने कहा था कि अगर स्वदेशी अपनाओगे तो भारत अमेरिका से भी आगे जाया जा सकता है। वही शख्स अब बाजार में हर कोने में स्वदेशी के नाम पर अपना सामान लिए खड़ा दिखता है। कभी वो आपको दंतमंजन बेच रहा होता है तो कभी डेटा सर्विस तक बेच देता है। घी से लेकर सरकारी नीति तक अब इसका प्रभाव योग की चटाई से उठकर सत्ता के सिंहासन तक फैल चुका है। शुरुआत में इनके भाषणों में आध्यात्म की मिठास कम और सियासत की तलखी ज्यादा थी। ये वो जुमले हैं जो सुनने में भले ही मनोरंजक लगे, लेकिन असल में ये भारत की आध्यात्मिक और आधुनिक राजनीतिक कथा में एक बाबा के प्रभाव की झलक दिखाते हैं। बाबा रामदेव एक योग गुरु हैं, एक बिजनेसमैन है, एक राजनीतिक शक्ति और कई बार एक गैर जिम्मेदार बयानवीर भी है। वो कभी ओबीसी की ऐसी की तैसी कर देते हैं। मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूं अग्निहोत्री। अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ बोलो बाबा जी, आप तो ओबीसी हो। ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण। तो कभी मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक प्रसार करते हैं। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदू की छोरियों में उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा। और सुप्रीम कोर्ट से डांट खाते हैं। रामदेव आज सत्ता के गलियारे में न सिर्फ सहज घुल मिल चुके हैं, बल्कि खुद एक वैकल्पिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में भी लगे हैं, जिसे धर्म, बाजार और राजनीति एक साथ काम कर सके। इसलिए दूसरे ब्रांड्स की जीन्स असभ्य हैं, वहीं पतंजलि की फटी जीन्स भी भारतीयता का पूरा ध्यान रख रही है। बाबा रामदेव की राजनीति में सक्रियता आईएसी मूवमेंट के दौरान दिखी, जब वो काला धन वापस लाने की दृढ़ प्रतिज्ञा दिखा रहे थे। देखो, मोदी जी की सरकार आने पर 100 दिन के भीतर भीतर हम सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ रुपए देश को वापस दिलाने का काम शुरू करवाएंगे। लेकिन धीरे धीरे शायद वो काले धन को भूल गए और केवल धन पर ही फोकस किया, वो भी वो धन जो उनके पास आएगा। नतीजा ये रहा कि भारतीयता का ध्यान रखते रखते कारोबार लगभग 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बाबा रामदेव के साम्राज्य के पीछे धोखाधड़ी से भरपूर प्रैक्टिसेस तो हैं ही, समाज को तोड़ने वाली सांप्रदायिकता और जातिवाद का तड़का भी है। फ्रॉड बाबा के इस एपिसोड में बात रामदेव की कैसे राष्ट्रवाद का चोला पहनकर बाजार में एंट्री मारी और फिर कैसे देखते देखते आपके घर में घुस गए। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। Baba Ramdev's Patanjali Group will now be launching Swadeshi jeans, venturing into the garments industry and catering to a high demand from youths. Patanjali Group has ऐसे 3 बार तक कपालभाति और उसके ऊपर पूरे रिसर्च पेपर भी रामदेव के बचपन के बारे में उपलब्ध जानकारी के हिसाब से इनका असली नाम राम किशन यादव है। इंडिया टुडे की न्यूज लिंक के अनुसार रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सैयदपुर गांव में हुआ। बचपन से उनके चेहरे का बायां हिस्सा अधिकांश रूप से लकवाग्रस्त था। रामदेव ने शहबाजपुर हरियाणा में सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा की पढ़ाई की। छोटी उम्र में ही दयानंद सरस्वती की लेखनी से प्रभावित होकर इन्होंने सरकारी स्कूल छोड़ दिया और गुरुकुल चले गए। कुछ समय बाद उसी गुरुकुल में एक और लड़का आया, बालकृष्ण। बालकृष्ण के पिता नेपाल से मजदूरी करने भारत आए थे। गुरुकुल के एक शिक्षक ने उन्हें सलाह दी कि वो अपने बेटे को भी यहीं पढ़ने के लिए छोड़ दे। रामदेव और बालकृष्ण की दोस्ती हो गई। दोनों साथ में योग, आयुर्वेद और वेदों पर चर्चा करते थे। रामदेव को योग की गहरी दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने हिमालय की ओर रुख किया।
गंगोत्री में उन्होंने 3 साल योग तपस्या की, जिसके बाद वो हरिद्वार लौट आए। एक बार फिर अपने पुराने दोस्त बालकृष्ण से मिले। बालकृष्ण को एक गुरु मिल चुके थे, आचार्य कर्मवीर। कुछ समय बाद ये तीनों रामदेव, बालकृष्ण और आचार्य कर्मवीर के साथ आए और मिलकर काम शुरू किया। आचार्य कर्मवीर ने इन्हें सिखाया कि योग को बड़े समूहों में कैसे सिखाया जा सकता है। बाबा रामदेव ने गंगा किनारे योग सिखाना शुरू किया। पहले उन्होंने सिर्फ 2 लोगों को योग सिखाया, फिर उनमें से एक गुजराती बिजनेसमैन था जो रामदेव को सूरत ले गया। वहां बाबा ने 200 लोगों को योग सिखाया। इसके बाद बाबा रामदेव ने देश भर में कैंप्स लगाने शुरू कर दिए। साल 1994 में एक कैंप आयोजक ने बाबा रामदेव को 5,000 रुपए देकर कहा कि आप आसाम के लोगों की बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक दवा बना दीजिए। इसके बाद रामदेव, बालकृष्ण, आचार्य कर्मवीर ने मिलकर महासुदर्शन चूर्ण नाम की दवा तैयार की। उसे आसाम ले गए। ये दवा बुखार, जुकाम, खांसी जैसे बीमारियों के लिए थी। असम के लोगों ने इस दवा को बहुत पसंद किया। यहीं से इन तीनों ने सोचा कि क्यों ना ये काम हरिद्वार में भी शुरू किया जाए। इसी दौरान उन्हें मदद मिली एक बुजुर्ग संत आचार्य शंकर देव की, जो हरिद्वार के कृपालुबाग आश्रम के प्रमुख थे। आचार्य शंकर देव बुजुर्ग थे और चाहते थे कि उनके बाद कोई उनके आश्रम को संभाले। उन्होंने आचार्य कर्मवीर से आग्रह किया, लेकिन वो तैयार नहीं थे। तब बाबा रामदेव ने कर्मवीर को समझाया कि अगर तुम ये जिम्मेदारी ले लोगे तो हमें एक स्थायी जगह मिल जाएगी जहाँ से हम काम कर सकते हैं। कर्मवीर को ये बात व्यवहारिक लगी और वो राजी हो गए। जनवरी 1995 में बाबा रामदेव, बालकृष्ण और आचार्य कर्मवीर ने मिलकर हरिद्वार में एक ट्रस्ट रजिस्टर किया, दिव्य योग मंदिर। इसी के साथ इन्होंने एक मिशन भी तय किया कि लोगों को योग सिखाना। बाबा रामदेव और आचार्य कर्मवीर ने आश्रम में योग की क्लासेस शुरू की। धीरे धीरे क्लासेस लोकप्रिय हो गई। आम लोग ही नहीं बल्कि कई प्रभावशाली लोग इससे जुड़ने लगे। योग की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर रामदेव, कर्मवीर ने हरिद्वार के सरकारी अधिकारियों के लिए एक विशेष योग कैंप आयोजित किया। इस एक हफ्ते के कैंप में जिले के पुलिस अधीक्षक और डीएम तक शामिल हुए। इस कैंप के बाद बाबा रामदेव ने एक रणनीति बना ली, सरकार और नेताओं से दोस्ती करने की। फिर चाहे वो सत्ता में हो या नहीं, जब रामदेव और कर्मवीर योग की दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे तो बालकृष्ण एक अलग ही रास्ते पर चल रहे थे। वे चाहते थे कि आश्रम में एक आयुर्वेदिक क्लिनिक शुरू किया जाए, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। बालकृष्ण के पास ना तो कोई डिग्री थी और ना ही कोई फॉर्मल ट्रेनिंग, और भारत में आयुर्वेदिक दवाइयों का क्लिनिक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने के लिए ड्रग्स एंड कंज्यूमेटिक एक्ट 1945 के तहत लाइसेंस अनिवार्य होता है। दिसंबर 1995 में बालकृष्ण को एक सॉल्यूशन मिल गया। उन्हें मिले स्वामी योगानंद, जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। उनके पास एक मान्यता प्राप्त लाइसेंस भी था। उन्हें दिव्या फार्मेसी टेक्निकल सुपरवाइजर बना दिया गया और इस तरह बालकृष्ण को दवाइयां बनाने का कानूनी रास्ता मिल गया। इसके बाद आश्रम में एक आयुर्वेदिक क्लिनिक खोला गया। यहाँ मरीजों को फ्री मेडिकल कंसल्टेशन दिया जाता था, लेकिन दवाइयों के लिए पैसे लिए जाते थे। इस मॉडल से दिव्य फार्मेसी तेजी से फैलने लगी। गरीब हो या अमीर लोग इस क्लिनिक का इलाज करवाने आने लगे, क्योंकि इलाज फ्री था मगर दवा का पैसा लिया जा रहा। साल 2000 के आसपास रामदेव की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। दरअसल इस समय इलाहाबाद के एक पत्रकार माधव मिश्रा ने एक धार्मिक टीवी चैनल शुरू किया, आस्था नाम से। आस्था चैनल की लोकप्रियता को देखकर धीरे धीरे बाजार में कई और धार्मिक चैनल भी आ गए, जिसमें एक संस्कार नाम का धार्मिक चैनल भी था। इस चैनल से रामदेव को एहसास हो गया कि ये टीवी चैनल्स करोड़ों लोगों तक पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया बन सकते हैं। उन्होंने फौरन संस्कार चैनल से संपर्क किया और 1.5 लाख रुपए में कहा कि मुझे सुबह 6:45 बजे का 20 मिनट का टाइम स्लॉट दें। बस इसके बाद जो परिवार भी योग करना और सीखना चाहते हैं, अब हर सुबह उठकर टीवी पर बाबा रामदेव को ये योग कार्यक्रम देख सकते हैं। अब बाबा रामदेव के हरिद्वार वाले आश्रम में भी देश भर से लोग आने लगे, कई योग सीखने, कोई दिव्य फार्मेसी की दवाएं खरीदने। अब बाबा रामदेव सिर्फ एक योग गुरु के तौर पर नेशनल आइकन बन चुके थे। उनके फैंस योगा कैंपेन चला रहे थे, अभिनेता से लेकर नेता आने लगे। इस दौरान दिल्ली में आयोजित एक योग कैंप में साहिब सिंह वर्मा और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता वहां पहुंचे। यही नहीं, मुलायम सिंह यादव और लालू जैसे नेता भी रामदेव से मिले। जैसे जैसे बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी बढ़ी, दिव्या फार्मेसी की सेल्स भी आसमान छूने लगी। लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ साथ पहली बार कंट्रोवर्सी भी आई। साल 2006 में सीपीआईएम की नेता वृंदा करात ने आरोप लगाया कि दिव्या फार्मेसी की दवाओं में मानव और पशु की हड्डियों का इस्तेमाल हो रहा है। शुरू में यह मामला उछला, लेकिन बाबा रामदेव के एक बयान के बाद जल्दी दब गया। रामदेव ने कहा कि आरोप मुझ पर नहीं, आयुर्वेद पर हमला है और इसके पीछे विदेशी कंपनियां जो चाहती हैं कि भारत का स्वदेशी ज्ञान बदनाम हो। इस जवाब ने आरोप तो दबा ही दिया, साथ में बाबा रामदेव को सीधे सीधे स्वदेशी आंदोलन का चेहरा बना दिया। बाबा की लोकप्रियता अब और आगे बढ़ चुकी थी। इसके बाद बाबा के योग कैंप को बिल्कुल फ्री कर दिया गया। अब उसमें
टिकट लगने लगे। जितनी स्टेज के पास बैठना हो उतना ज्यादा पैसा देना होगा। इसी से बाबा रामदेव और आचार्य कर्मवीर के बीच मनमुटाव शुरू हो गया। बाबा रामदेव ने अपनी पॉपुलैरिटी को पैसे में बदलना शुरू किया, तब कर्मवीर इससे सहमत नहीं थे। इस मनमुटाव के बाद रामदेव और बालकृष्ण ने तय किया कि अब हमें अपने रास्ते कर्मवीर से अलग कर लेने चाहिए। कर्मवीर से अलग होने के बाद बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने एक बड़ा फैसला लिया, एक नई कंपनी बनाने का। नाम रखा गया पतंजलि आयुर्वेद। शुरुआती आयुर्वेदिक दवाइयों से ही बाबा रामदेव ने इसे अपने योग शिविर में प्रसारित करना शुरू किया और कुछ ही समय बाद बाबा रामदेव खुद कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। साल 2007 आ चुका था। इस समय जिस आस्था चैनल के बाजार में धार्मिक चैनल की शुरुआत हुई थी, वो आर्थिक संकट से गुजर रहा था। बाबा रामदेव ने उसे खरीद लिया। अब उनके पास खुद का एक टीवी प्लेटफॉर्म था जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी मार्केटिंग रणनीति बनी। पहले सेलिब्रिटी उनके योग कैंप में आया करते थे, अब कुछ बाबा खुद सेलिब्रिटी बन चुके थे, योग गुरु, बिजनेसमैन और अब एक इकोनॉमिक थिंक टैंक। इसके चलते 2010 में पतंजलि ने 163 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया। अब तक रामदेव की बाबागिरी और पतंजलि की साइंटिफिक टेम्परामेंट को कुचलकर आगे बढ़ तो रही थी, लेकिन बाबा रामदेव को इससे सरकार का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। अब इनको एक ऐसी सरकार चाहिए थी जो इनको खुलकर समर्थन दे सके। इस दौरान कांग्रेस सरकार कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले, 2G घोटाले, कोयला घोटाले को लेकर विवादों में घिरी हुई थी। Now the CBI has registered a fresh case against Kumar Mangalam Birla in coal allocation scam. Now CBI sources have said that the former coal secretary PC Parakh also has been slapped with a fresh case. It's been 3 months, 87 days to be precise, since the government has been sitting on a CAG report on coal block allocations, a report investigating the alleged 100,000 crore rupee scam. Well, how is it that such huge accounting anomalies went unchecked when Satyam accounts went through auditing? That's a big question that everyone has been asking ever since that fraud news broke. Now, the Institute of Chartered Accountants in India. तो 2G घोटाले में सीबीआई ने आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए कोर्ट ने ये कहा कि आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं है। इस पर ये सबसे सही समय था जिसका फायदा उठाकर बाबा रामदेव भी सरकार के खिलाफ मैदान में कूद गए। बाबा रामदेव ने अप्रैल 2011 में अपना भारत स्वाभिमान यात्रा पूरी करने के बाद 2011 से दिल्ली के रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार विरोधी सत्याग्रह शुरू किया। इसमें उन्होंने लोकपाल बिल, विदेशों में जमा काला धन वापस, स्वदेशी शासन की मांग, रामदेव के आंदोलन में धीरे धीरे साफ राजनीतिक रूप ले लिया और अगस्त 2012 में उन्होंने दिल्ली में विरोध मार्च निकालते हुए खुलकर कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा दिया। हालांकि इसके बाद इस दौरान रामदेव अपने बिजनेस को भी लगातार फैला रहे थे। 2012 तक पतंजलि सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयां बेचती थी, लेकिन अब उन्होंने बाजार में बाम, तेल, टूथपेस्ट, साबुन, क्रीम, शैम्पू, घी जैसे उत्पाद बेचने भी शुरू कर दिए। एक तरफ साम्राज्य बढ़ाया जा रहा था तो दूसरी तरफ कांग्रेस पर आरोप, राजनीतिक खेल चल रहा था। रामदेव बार बार यूपीए सरकार भ्रष्टाचार करती है बता रहे थे। मोदी आएंगे तो कालाधन वापस आएगा, इसका भी दावा कर रहे थे। बाबा रामदेव बिना बीजेपी से जुड़े ही वोट फॉर मोदी यात्रा निकालने लगे। कई रैलियों में रामदेव सीधे रूप से मोदी के लिए मतदान की अपील करते दिखे। हरिद्वार की सभा में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को दिल्ली में स्थापित करो और देश की खोई हुई शान लौटाओ। भारत में भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो अपने आप को सनातनी, हिंदू, राम भक्त, कृष्ण भक्त, शिव भक्त कहने में गौरव अनुभव करता है। रामदेव ने नरेंद्र मोदी को अगला प्रधानमंत्री बनाने में पुरजोर मेहनत की, यहां तक कि संगठन व संसाधन भी मोदी के लिए समर्पित कर दी। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ बनाए गए माहौल का फायदा मिला। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई और सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी। नए प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उनके द्वारा लिए गए बड़े फैसलों में एक था आयुर्वेदिक इलाज की पद्धतियों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाना। नाम दिया गया आयुष मंत्रालय। यह सब किया गया ये जानते हुए कि आयुर्वेदिक इलाज और उसके तरीकों की कोई ठोस वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है। फिर भी सरकार ने इसे मंत्रालय को बना दिया और आगे हर साल इसके बजट को बढ़ाते हुए इस मंत्रालय के बनते ही अब आयुर्वेद और बाबा टाइप इलाज की सरकारी छत मिल गई, जिसका फायदा उठाकर पतंजलि का कारोबार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक साल के अंदर 5,000 करोड़ तक पहुंच गया और अब लगभग 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। हालांकि अपने कारोबार को बढ़ाने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन जिन गलत तरीकों का इस्तेमाल कर बाबा रामदेव ने पतंजलि को यहां तक पहुंचाया उस पर सवाल बनेंगे ही। क्या है ये गलत तरीके? अगर आपको याद दिला दें तो याद हो 2015 में खबर आई थी कि मैगी में शीशा है,
इस खबर का बेस था कि कोलकाता की सेंट्रल फूड फैक्ट्री की एक रिपोर्ट। दरअसल मार्च 2014 में उत्तर प्रदेश के फूड इंस्पेक्टर संजय सिंह को एक पैकेट पर लिखा दिखाई दिया, नो एडेड एमएसजी। एमएसजी यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसकी ज्यादा मात्रा अस्थमा जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार होती है। फूड इंस्पेक्टर संजय सिंह को शक हुआ कि उन्होंने मैगी के सैंपल लिया और कोलकाता की सेंट्रल फूड लाइब्रेरी को भेजा। जून 2014 में रिपोर्ट आई। जैसे ही आई, पूरे देश का भरोसा हिल गया। रिपोर्ट में पाया गया कि मैगी में लेड की मात्रा तय मानक से 1000 गुना ज्यादा थी। स्थायी न्यूज चैनल्स की रिपोर्ट चलानी शुरू की गई। नेस्ले ने कहा कि जो ग्लूटामेट मिला है वो तो खाने की चीजों में नेचुरली होता है, हमने कोई एमएसजी नहीं मिलाया। लेकिन विवाद चलता रहा और जून 2015 में भारत सरकार ने देश भर में मैगी पर बैन लगा दिया। देश भर में मैगी नहीं मिलेगी। फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI के आदेश के बाद शुक्रवार से देश भर में मैगी की बिक्री पर रोक लगा दी गई। देश भर में बैन की गई मैगी के पैकेट को नष्ट करने का काम जारी है। नेस्ले इंडिया खुद मैगी को नष्ट करवा रही है। नेस्ले की करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और फिर ठीक 4 महीने बाद मैदान में उतरे बाबा रामदेव। दिल्ली के मंच पर खड़े होकर उन्होंने बड़े गर्व से ऐलान किया कि आज पतंजलि का आटा नूडल्स लॉन्च हो रहा है। नेस्ले मैगी के रीलॉन्च होते ही बाबा रामदेव ने बाजार में पतंजलि आटा नूडल्स को उतार दिया है। बाबा की मैगी की बाजार में कीमत 15 रुपए रखी गई है। बाबा रामदेव ने देश के 250 शहरों में बिग बाजार के जरिए पतंजलि मैगी बेचने के लिए पिछले महीने फ्यूचर कैमरा के सामने बाबा खुद नूडल्स बनाते दिखे, लेकिन सिर्फ 1 महीने बाद भारत की फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फसाई ने पतंजलि को नोटिस भेज दिया। News is coming in. The Food Safety and Standards Authority of India has issued a show cause notice to Patanjali Ayurved demanding an explanation on the sale of atta noodles. The noodle brand was launched by Yoga Guru Ramdev without the food regulators' approval. सवाल ये था कि आपको नूडल्स बेचने की इजाजत किसने दी। बाबा रामदेव का जवाब आया, हमारे पास पास्ता बेचने का लाइसेंस है और आटा नूडल्स उसी कैटेगरी में आती है। लेकिन फसाई के चेयरमैन ने साफ कहा, इंस्टेंट नूडल एक प्री कुक्ड आइटम होता है और इसके लिए अलग लाइसेंस चाहिए। देश भर में सिर्फ 10 कंपनियों के पास स्पेशल लाइसेंस था और पतंजलि उनमें से नहीं थी। एक तरफ नेस्ले से शीशा निकालने के लिए सरकार एक्शन में थी और दूसरी तरफ पतंजलि बिना किसी अप्रूवल के नूडल्स लॉन्च कर रही थी। लेकिन मजे की बात यह है कि इस गैर कानूनी लॉन्च का पतंजलि के बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ा। ना कोई बिक्री रुकी, ना कोई माफी आई। सब कुछ आस्था के नाम पर चलता रहा। आपकी आस्था कब आपके प्लेट का नाश्ता बन गई आप समझ ही नहीं पाए। साल 2016 में बाबा रामदेव ने पतंजलि के कच्ची घानी सरसों के लिए एक बड़ा विज्ञापन निकाला। इस विज्ञापन में पतंजलि ने दावा किया कि बाकी कंपनियों के सरसों के तेल में मिलावट होती है जबकि उनका तेल बिल्कुल शुद्ध है। ये दावा बहुत बड़ा था। अब सवाल उठता है कि अगर फिर FSSAI इन तेलों की जांच कर चुकी थी तो फिर उनमें मिलावट कैसे हो सकती है। फिर रामदेव के मन में पहले शंका कैसे आई। शंका और अफवाहों को भुनाकर अपना तेल बेचना चाहते थे रामदेव, इसलिए उन्होंने ऐसा माहौल बनाया। रामदेव ने अपने विज्ञापन में अमेरिका की संस्था NCBI का हवाला दिया और कहा कि दूसरे ब्रांड्स के तेल में मिनरल ऑयल जैसी खतरनाक चीजें होती हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकती हैं। लेकिन जिस NCBI का रामदेव ने हवाला दिया उस संस्था ने खुद ऐसा कोई दावा नहीं किया था। इससे भी दिलचस्प बात यह थी कि जो लोग रामदेव दूसरों की कंपनी के तेल में मिलावट बता रहे थे, उसी पतंजलि के सरसों के तेल में 5 सैंपल लैब टेस्ट जो हुए उनमें फेल रहे। राजस्थान के अलवर में स्थित फसाई की लैब में पतंजलि के 5 सरसों तेल सैंपल की जांच की गई और 5 सैंपल घटिया गुणवत्ता वाले पाए गए, जिसके बाद रामदेव के इस भ्रामक प्रचार और अन्य भ्रामक प्रचार के खिलाफ ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज हुई। आगे की कहानी बढ़ी और आस्की ने पतंजलि के 33 विज्ञापनों की जांच शुरू की। हेयर ऑयल, क्ले, टूथपेस्ट, वॉशिंग पाउडर, हर कैटेगरी में एड्स में पतंजलि के दावे गूंज रहे थे जो कि झूठ है। जांच के बाद जो सामने आया वाकई चौंकाने वाला था। 33 में से 25 एड्स झूठे पाए गए। उदाहरण के लिए एक एड में दावा किया गया था कि पतंजलि का हेयर क्लिंजर और ऑयल कैंसर रोक सकता है क्योंकि उसमें मिनरल ऑयल नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक का इसका आधार ही नहीं ढूंढ पाए। एक और एड में पतंजलि ने कहा कि उनके कंपोजिटर्स जो हेक्सेन मिलाते हैं जो एक न्यूरोटॉक्सिक केमिकल है, उस पर जांच में दावा भी गलत पाया गया कि साथ ही बाबा के कई प्रोडक्ट्स जैसे नमक, जैम, बेसन और शहद भी रुद्रपुर की सरकारी लैब में फेल हो गए। इसके बाद उत्तराखंड के फूड सेफ्टी विभाग ने रामदेव के खिलाफ केस फाइल कर दिया और 2016 में हरिद्वार की लोकल कोर्ट में पतंजलि पर गलत ब्रांडिंग और भ्रामक विज्ञापन के लिए 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
लेकिन पतंजलि ने माफी मांगी नहीं। क्या बाबा रामदेव ने विज्ञापन हटाए? नहीं। उनका जवाब था हमारे खिलाफ विदेशी कंपनियों की साजिश चल रही है। ये कहकर बाबा रामदेव सवालों से बचते रहे और घटिया माल बेचते रहे और ये सिलसिला रुका ही नहीं। कोलकाता की जिस लैब ने नेस्ले की मैगी फेल बताई थी, उसी लैब ने रामदेव की भी पोल खोल दी। कोलकाता की सेंट्रल फूड लैब ने पतंजलि के मशहूर आंवला जूस को लेकर कहा कि ये पीने योग्य ही नहीं है। साफ कहा गया कि इस जूस में इंसानों के सेवन के लिए पूरी तरह से अनफिट है। सबसे बड़ी बात यह कि आंवला जूस ही पतंजलि का पहला प्रोडक्ट है जिसे पतंजलि को बाजार में पहचान दिलाई थी, और अब वही प्रोडक्ट सरकारी लैब में फेल हो गया। 3 अप्रैल 2017 को आर्मी की कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट CSD ने भी पतंजलि का आंवले जूस को अनफिट बताते हुए देश भर में 2900 से ज्यादा कैंटीन स्टोर से इसे हटा दिया था। 2017 में ही गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली पतंजलि की शिवलिंगी बीज नाम की आयुर्वेदिक दवा भी क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई। इसमें 31.6% तक मिलावट मिली थी। बाबा जब यह सब कर रहा था तब हमारी सरकार क्या कर रही थी वो भी देखिए। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी खुद पतंजलि के आयुर्वेद रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे। इसी साल रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बीजेपी शासित राज्यों में पतंजलि को जमीन खरीदने के लिए करीब $46 मिलियन यानी लगभग 380 करोड़ रुपए की छूट दी गई। बाबा के कारनामों का तो बस अभी ट्रेलर ही है, पिक्चर अभी बाकी है। जब कोरोना पहली बार देश में लहर की तरह चल रहा था, रोज हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे थे, इस आपदा को बाबा ने अवसर बना दिया। 29 जून 2020 को पतंजलि ने कोरोनिल किट लॉन्च की। बाबा रामदेव ने कोरोना को लेकर पहली आयुर्वेद दवा लॉन्च कर दी है। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की दवा खोजने में जुटी हुई है और जो खबर आ रही है, बाबा रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस दवा जिसका नाम कोरोनिल है उसे लॉन्च किया है। और ये साथ साथ में जो उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, उनको एक साथ डील करती है ये श्वासरी रेस्पिरेटरी। इस कार्यक्रम में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन खुद शामिल हुए। बाबा रामदेव और उनके साथ आचार्य बालकृष्ण ने दावा किया कि ये दवा कोरोना के बचाव और इलाज के लिए असरदार है। उन्होंने कहा कि कोरोनिल से लाखों लोगों की जान बचाई गई और ये दावा उन्होंने रिसर्च के आधार पर किया और इसे WHO ने भी अप्रूव किया है। कोरोनिल किट की तीनों चीजें, कोरोनिल टैबलेट्स, स्वसरी वटी और अनु तेल, इन किट की कीमत लगभग 545 रुपए रखी गई थी और इन्हें अलग अलग से भी खरीदा जा सकता था। आचार्य बालकृष्ण ने इसे दुनिया की पहली एविडेंट बेस्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन बताया जो कोरोना के खिलाफ क्लिनिकल ट्रायल्स में सफल रही है। उन्होंने कहा कि हमने सैकड़ों कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर इसका ट्रायल किया है और अच्छे नतीजे मिले। उस समय तक कोविड वैक्सीन पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं थी, इसलिए दवा और भी बड़ी हो गई और ये दावा और बड़ा हो गया। बाबा रामदेव ने कहा कि कोरोनिल लेने से लोग 14 दिन में ठीक हो जाएंगे और 69% मरीज तो सिर्फ 3 दिन में ही स्वस्थ हो गए। लेकिन उसी दिन आयुष मंत्रालय के बयान आया जिसमें कहा गया कि इस दावे को अभी तक किसी भी सरकारी अथॉरिटी ने मंजूरी नहीं किया। WHO ने खुद कहा कि उन्होंने इसे अप्रूव नहीं किया है। इसके बाद आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को निर्देश दिया कि जब तक रिसर्च पूरी तरह से पुष्ट नहीं होती तब तक इसका प्रचार बंद किया जाए। लेकिन बाबा रामदेव के इरादे कुछ और थे। कोरोनिल लॉन्च तो सिर्फ 4 महीने के अंदर ही करीब 25 लाख किट बेचकर 250 करोड़ से ज्यादा का व्यापार कर चुका था और आप एक बार फिर से किसी बाबा द्वारा ठगे गए थे। प्रोडक्ट्स जैसे घी, टूथपेस्ट, एलोवेरा इसकी बराबरी नहीं कर पा रहे थे। डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि तेलंगाना जैसे राज्य में 545 रुपए की कोरोनिल किट 1800 रुपए तक की बिक रही थी। सरकार ने तो विज्ञापन बंद करने को कहा था, लेकिन न्यूज चैनल में कोरोनिल का जबरदस्त प्रमोशन किया गया। अगर इन चैनलों की थोड़ी रिसर्च होती तो ये समझ आता कि कोरोनिल के ट्रायल कितने सीमित थे। इसका क्लिनिकल ट्रायल जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज निम्स में हुआ, जहां सिर्फ 100 मरीजों पर टेस्ट किया गया और 150 करोड़ की आबादी वाले देश पर इसे खुले तौर पर अप्लाई कर दिया गया। अब आप सोचिए कि सत्ता और धर्म, बाबा और सरकार अगर दोस्त हो जाएं तो आपको लूटने का एक एक्चुअल फंडा कैसे बनाया जा सकता है। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसका पार्ट 2 भी हम लेकर आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि और कैसे बाबा रामदेव ने स्वदेशी के नाम पर इस देश के बड़े हिस्से को ठगा है। इस रिपोर्ट में अगर आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए। उसके साथ साथ भारतीय न्यूज को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी तमाम अपडेट्स जो हम आप तक लेकर आते हैं आपको सही तौर पर मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम राघव है और आप देख रहे थे भारतीय न्यूज।